हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एजुकेशन IQ। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा द हिंदू एडिटोरियल आर्टिकल है वो है सेडिशन इलॉजिकल इक्वेशन ऑफ गवर्नमेंट विद स्टेट। तो सबसे पहले मैं आपको इस हेडिंग का मतलब बताऊंगा। सेडिशन का मतलब क्या होता है ना, लोगों को भटकाना, लोगों को कहना कि आप लोग गवर्नमेंट के खिलाफ जो है वो नफ़रत फैलाओ। मतलब किसी तरह से लोगों को जो है ना मतलब किसी तरह से लोगों को अपनी बातों में उलझाना और उनको कहना कि आप गवर्नमेंट से हेट करो, गवर्नमेंट के खिलाफ हेटेड फैलाना, उसको बोलते हैं सेडिशन। तो इस हेडिंग का मतलब क्या है, सेडिशन। उसके बाद लिखा हुआ है इलॉजिकल इक्वेशन ऑफ गवर्नमेंट विद स्टेट। मतलब इलॉजिकल, जिसका कोई लॉजिक ही नहीं है, कोई तर्क ही नहीं है। और इक्वेशन मतलब गवर्नमेंट को जोड़ा जा रहा है स्टेट के साथ, मतलब कंट्री के साथ। सेडिशन जो क्या है, एक इलॉजिकल तर्क है, मतलब एक इलॉजिकल इक्वेशन है जहाँ पे गवर्नमेंट को जोड़ा जा रहा है कंट्री के साथ। अब इस हेडिंग का मतलब क्या है ना, आपको समझ में तभी आएगा जब आप पूरा आर्टिकल पढ़ोगे। बस मैंने आपको सेडिशन का मतलब बता दिया है और इलॉजिकल तरीके से गवर्नमेंट को जो है वो कंट्री के साथ जोड़ा जा रहा है। किसके थ्रू? सेडिशन के थ्रू। मतलब लोगों को जो भटकाया जाता है उस कि आप लोग गवर्नमेंट के खिलाफ नफ़रत करो, गवर्नमेंट के खिलाफ गलत सलत बोलना, उसको बोलते हैं सेडिशन। तो इस हेडिंग के अंदर जो भी आएगा, एक एक लाइन को हम लोग हिंदी में पढ़ेंगे। कोई भी डिफ़िकल्ट वर्ड आएगा, कोई भी इंपॉर्टेंट टर्म आएगी, उसको मैं आपको साथ साथ में नोट करवाता चलूँगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का आर्टिकल। उससे पहले मैं आपको बता दूं, इसका PDF हाईलाइटेड फॉर्म में इंपॉर्टेंट वर्ड्स को मैंने हाईलाइट किया होगा। वो अगर आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम को सब्सक्राइब कर लेना, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम लिंक मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, उसको आप लोग सब्सक्राइब कर लेना। वहाँ पे आपको डेली PDF मिल जाएगा। डेली जो मेरा वीडियो आएगा वो शाम को 7 से 8 बजे के बीच में अपलोड होगा। अगर किसी कारण 7 से 8 के बीच में अपलोड नहीं होता है तो उसके कुछ घंटों बाद या फिर दूसरे दिन मैं उसको अपलोड कर देता हूँ। लेकिन वीडियो जो है वो मेरा डेली आता है। द हिंदू में 2 आर्टिकल होते हैं, जो मेरे को इंपॉर्टेंट लगता है उसको मैं आपको पढ़ाता हूँ। तो कॉन्टिन्यूसली इन सेशंस को फॉलो करो, 1-2 महीने में आपको खुद से जो है वो डिफरेंस दिखेगा। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी टाइम वेस्ट। तो क्या लिखा हुआ है, इन दी In its 279th report, the Law Commission of India has recommended the retention of Section 124A of Indian Penal Code, which contains the law of sedition। तो अभी जो उनकी 279th रिपोर्ट आई है, किसकी? जो हमारा लॉ कमीशन ऑफ इंडिया है, उन्होंने उसमें रिकमेंड किया है कि हमें जो है ना रिटेन करना चाहिए, मतलब वापस लाना चाहिए जो हमारी सेक्शन 124A है इंडियन पैनल कोड की, जिसमें लॉ ऑफ सेडिशन है। मतलब अगर गवर्नमेंट के खिलाफ अगर आप लोग हेटेड फैलाओगे, लोगों को भटकाओगे, तो उसके ऊपर क्या सज़ा होगी, क्या एक्शन होगा, ये दिया हुआ है 124A सेक्शन में। तो लॉ कमीशन की रिपोर्ट में यही कहा गया कि हमें इसे वापस लाने की ज़रूरत है। It has also recommended enhanced punishment for this offence in the name of national security। इसने ये भी कहा है, इस चीज़ को भी रिकमेंड किया है कि इन्हेंस का मतलब होता है बढ़ाना, कि हमें जो पनिशमेंट है, जो सेडिशन के, अगर आप गवर्नमेंट के खिलाफ किसी को भड़काते हो या हेटेड फैलाते हो, तो जो पनिशमेंट मिली है उसको भी बढ़ाने की बात कही है इस ऑफेंस के लिए। ऑफेंस मतलब इस अपराध के लिए, इन द नेम ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे। While Section 124A provides for a minimum imprisonment of 3 years, the Commission recommends a minimum of 7। जो हमारी मतलब ये जो सेक्शन है 124A, ये पनिशमेंट के लिए इसमें जो प्रावधान है वो 3 साल के लिए है ये। लेकिन इस कमीशन ने जो रिकमेंड किया है वो किया है कि हमें 7 साल की सज़ा कर देनी चाहिए। In 2022, the Supreme Court of India had ordered a stay on all existing proceedings and also on the registration of fresh cases as the Bombardkari versus Union of India under sedition upon the government, assuring the court of a review of this law at the earliest। तो 2022 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ऑर्डर किया था कि स्टे लगा दो, मतलब रोक लगा दो, जितनी भी एग्जिस्टिंग प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, मतलब जितने भी केस चल रहे हैं सेडिशन के ऊपर, उनके ऊपर सारों के ऊपर रोक लगा दो। और जितने भी जो नई रजिस्ट्रेशन होती है फ्रेश केसेस की, उनके ऊपर भी रोक लगा दो। ये इन्होंने यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस एस जी बॉम्बेडकरी के ऊपर जो मतलब केस हुआ था, उसमें इसने ये जजमेंट दी थी अंडर सेडिशन के ऊपर अपॉन दी यूनियन गवर्नमेंट। ठीक है, यूनियन गवर्नमेंट को कहा था
और ये भी कहा था कि एश्योरिंग द कोर्ट ऑफ ए रिव्यू ऑफ दिस लॉ, मतलब इस ये जो लॉ है इसका रिव्यू होगा, इसका मूल्यांकन किया जाएगा कि ये सही है या गलत है बहुत जल्द। उस टाइम के लिए हम लोग जो है वो स्टे लगा देंगे। द कोर्ट स्टे ऑर्डर वॉज इन कंसिडरेशन ऑफ द फैक्ट दैट दिस लॉ वॉज वाइडली मिसयूज बाय द लॉ इन्फोर्समेंट अथॉरिटीज़। ये जो कोर्ट का स्टे ऑर्डर आया था ना, ये इसलिए आया था, इस चीज़ को कंसीडर करने के बाद आया था कि ये जो लॉ है इसका बहुत ज़्यादा मिसयूज़ किया जाता है, गलत यूज़ किया जाता है। जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज होती हैं, मतलब जो कानूनों को लागू करती हैं, वो इसका गलत इस्तेमाल करती हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, एन ऑफेंस अगेंस्ट गवर्नमेंट नॉट कंट्री, मतलब ये जो अपराध है ये गवर्नमेंट के खिलाफ है, कंट्री के खिलाफ नहीं है। इस हेडिंग का मतलब है, इसके अंदर में क्या हम लोग पढ़ते हैं, द लॉ ऑफ सेडिशन इन इंडिया हैज़ ए लॉन्ग एंड इनफेमस हिस्ट्री। तो ये जो लॉ ऑफ सेडिशन है ना, इसकी इंडिया में बहुत पुरानी हिस्ट्री है। सेक्शन 124A वॉज इनकॉर्पोरेटेड इन द इंडियन पैनल कोड इन 1817। इनकॉर्पोरेटेड का मतलब होता है शामिल करना। तो ये जो सेक्शन 124A है ना, ये शामिल हुई थी इंडियन पैनल कोड में 1870 में। द पर्पस वॉज टू सप्रेस द वॉइस ऑफ इंडियंस हु स्पोक अगेंस्ट द ब्रिटिश राज। इस सेक्शन लाने का मतलब ये था कि जो भी लोग ब्रिटिश के खिलाफ बोलते हैं उनकी जो आवाज़ है उसको सप्रेस कर देंगे, मतलब दबा देंगे। उसके बाद क्या है, एज दी गवर्नमेंट डिड नॉट वांट एनी वॉइस ऑफ डिसेंट और प्रोटेस्ट, क्योंकि गवर्नमेंट नहीं चाहती थी कि कोई भी उनके खिलाफ आवाज़ उठाए असंतोष की। डिसेंट का मतलब होता है असंतोष, असहमति की, या फिर कोई भी उनके खिलाफ प्रोटेस्ट करे। द वोडिंग ऑफ सेक्शन 12404A क्लियरली रिवील्स द इंटेंशन ऑफ द कॉलोनियल गवर्नमेंट। जो वर्ड्स लिखे गए थे सेक्शन 124A में, वो हमें रिवील करते थे, बताते थे कि क्या इंटेंशन है, क्या चाहती है ब्रिटिश गवर्नमेंट, कॉलोनियल गवर्नमेंट। सेडिशन इज़ एन ऑफेंस अगेंस्ट द गवर्नमेंट एंड नॉट अगेंस्ट द कंट्री एज मैनी थिंक। बहुत लोगों का ये कहना है कि ये जो सेडिशन है ना, ये जो एक्ट है, ये गवर्नमेंट के अगेंस्ट है, कंट्री के अगेंस्ट नहीं है, ऐसा बहुत लोगों का मानना है। द ऑफेंस इज़ इन ब्रिंगिंग और अटेम्प्टिंग टू ब्रिंग इन हेटेड और कंटेम्प्ट और एक्साइटिंग और अटेम्प्टिंग टू एक्साइट डिसअफेक्शन टुवर्ड्स द गवर्नमेंट एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। तो ये ऑफेंस क्या है, ये ऑफेंस ये है कि किसी को उकसाना, किसी को मतलब हेटेड फैलाना या फिर कंटेम्प्ट फैलाना, मतलब किसी की निंदा करना, ठीक है, और या फिर किसी को एक्साइट करना, डिसअफेक्शन फैलाना। डिसअफेक्शन का मतलब होता है गलत धारणा फैलाना गवर्नमेंट के खिलाफ, जो कि एस्टैब्लिश की हुई होती है बाय लॉ, लॉ के द्वारा ही गवर्नमेंट बनी होती है ना, तो उसके खिलाफ हेटेड फैलाना। उसके बाद क्या है, दी ऑफेंस इज़ कमिटेड बाय स्पोकन और रिटन वर्ड्स। जहाँ तो आप बोल के भी ये, मतलब ये जो आप किसी के साथ बोल के कुछ गाली गलौज करके या कुछ भी गंदा गवर्नमेंट के खिलाफ बोल के, इस तरह से भी इसको, इस लॉ का जो है आप लोग मतलब अपराध कर सकते हो, या फिर लिख के भी अपराध कर सकते हो, या फिर किसी साइन के द्वारा भी, या फिर और भी बहुत सारे तरीक़ों से आप लोग इस लॉ का उल्लंघन कर सकते हो। दस द गिस्ट ऑफ द ऑफेंस इज़ ब्रिंगिंग ए गवर्नमेंट इनटू हेटेड और कंटेम्प्ट और कॉजिंग डिस अफेक्शन टुवर्ड्स द गवर्नमेंट ऑफ द डे। गिस्ट का मतलब होता है सार, समरी। तो जो समरी है ना इस ऑफेंस की, इस अपराध की, वो क्या है कि गवर्नमेंट को हेटेड में लाना, मतलब गवर्नमेंट के खिलाफ हेट फैलाना, या फिर गवर्नमेंट का उल्लंघन करना, कंटेम्प्ट करना, या फिर डिसअफेक्शन फैलाना गवर्नमेंट के खिलाफ जो प्रेजेंट गवर्नमेंट होती है। द लॉ ऑफ द सेडिशन वॉज डिफाइंड एंड अप्लाइड इन 2 डिफरेंट वेज ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड। ब्रिटिश पीरियड में ये जो लॉ था सेडिशन का, इसको 2 तरीके से अप्लाई किया गया था। द फर्स्ट मेजर केस वॉज क्वीन एम्प्रेस वर्सेस बाल गंगाधर तिलक 1897, in which the Bombay High Court found Bal Gangadhar Tilak guilty of sedition for writing a couple of articles in Kesari, a Marathi weekly invoking Shivaji, which was interpreted as exciting disaffection toward the British government. तो क्या हुआ था, जो पहला मेजर केस हुआ था सेडिशन का, वो हुआ था क्वीन इम्प्रेस वर्सेस बाल गंगाधर तिलक 1897 में, जहाँ पे जो बॉम्बे हाई कोर्ट था उसने तिलक, जो बाल गंगाधर तिलक है, उनको दोषी पाया था, गिल्टी पाया था सेडिशन का, क्योंकि उन्होंने कुछ आर्टिकल्स लिखे थे केसरी न्यूज़पेपर में, ठीक है, जो मराठी में आता था। उसमें उन्होंने शिवाजी की बात की थी और उन्होंने इंटरप्रेट किया था इसको, मतलब कोर्ट ने बोला था कि ये एक डिसअफेक्शन फैलाई जा रही है गवर्नमेंट के खिलाफ। जज स्ट्रॉची एक्सप्लेन द लॉ एज, जो जज थी उन्होंने इस तरह से लॉ को एक्सप्लेन किया था, द ऑफेंस कंसिस्ट इन एक्साइटिंग और अटेम्प्टेड टू एक्साइट इन अदर सर्टेन बैड फीलिंग्स टुवर्ड्स द गवर्नमेंट। तो ये ऑफेंस क्या है कि एक्साइट करना किसी को, गवर्नमेंट के खिलाफ जो है वो बैड फीलिंग फैलाना। इट इज़ नॉट द एक्साइटिंग और अटेम्प्टिंग टू एक्साइट म्यूटिनी और रेबिलियन और एनी अदर सॉर्ट ऑफ एक्चुअल डिस्टर्बेंस ग्रेट और स्मॉल। मतलब ये कोई एक्साइटिंग नहीं है या फिर
ऐसा कोई अटैम्प्ट नहीं है एक्साइटिंग का कि रेबिलियन फैलाना या फिर कोई और डिस्टर्बेंस करना। बट इवन इफ ही नाइदर एक्साइटेड नॉर इंटेंडेड टू एक्साइट एनी रेबिलियन और आउटब्रेक और फोर्सेबल रेसिस्टेंस टू द अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट, दैट इज सफिशिएंट टू मेक हिम गिल्टी अंडर दी सेक्शन। अगर कोई बंदा ना तो वो उसका कोई अटेंशन है कि वो गवर्नमेंट के खिलाफ कोई हेटेड फैलाएगा या गवर्नमेंट को गलत साबित करने की कोशिश करेगा, लेकिन फिर भी जो है ना उसको गिल्टी पाया जा सकता है इस लॉ के अंदर। तो उस टाइम पे इसका बहुत मिसयूज़ किया जा रहा था इंडियंस को फंसाने के लिए। लेटर दी प्राइवी काउंसिल अपहेल्ड दिस एक्सपोजिशन ऑफ लॉ। जो प्राइवी काउंसिल था उन्होंने अपहेल्ड किया, अपहेल्ड का मतलब होता है बनाए रखा, इसको सही बोला। ये जो एक्सपोजिशन था मतलब इस लॉ का प्रदर्शन हो रहा था। दस सेडिशन मीन्ट एक्साइटिंग और अटेम्प्टेड टू एक्साइट बैड फीलिंग्स टूवर्ड्स दी गवर्नमेंट। तो अभी सार ये है कि सेडिशन का मतलब क्या हुआ, मतलब एक्साइट करना, बैड फीलिंग, गंदी फीलिंग टूवर्ड्स दी गवर्नमेंट। इट इज़ वेरी ड्रैकोनियन लॉ। ड्रैकोनियन मत जो मतलब बहुत ज़्यादा कठोर लॉ हो, तो ये एक बहुत ज़्यादा कठोर लॉ था, सख्त लॉ था। द सेकेंड केस वॉज निहार इंदू दत्त वर्सेस मजूमदार और अदर्स वर्सेस एम्परर विच वाज डिसाइडेड बाय फेडरल कोर्ट। दूसरा केस जो सेडिशन पे हुआ था वो निहार रेंदु दत्त मजूमदार और एम्परर के बीच में हुआ था, जिसको फेडरल कोर्ट ने डिसाइड किया था। एक्विटिंग का मतलब होता है किसी को बली करना, फ्री करना। तो एक्विटिंग दी एक्यूज्ड मजूमदार, सर मॉरिस ग्योर चीफ जस्टिस एक्सप्लेन दी लॉ एज। उन्होंने छोड़ दिया था किसको, मजूमदार को। कौन से, चीफ जस्टिस ने। और उन्होंने इस लॉ को क्या बताया था, पब्लिक डिसऑर्डर और द रीजनेबल एंटिसिपेशन और लाइकलीहुड ऑफ पब्लिक डिसऑर्डर इज दस द गिस्ट ऑफ द ऑफेंस। गिस्ट का मतलब मैंने बता दिया आपको, जो समरी है, सार है। उन्होंने बताया था कि अगर पब्लिक डिसऑर्डर होता है, मतलब पब्लिक में अगर पब्लिक प्लेसेस में कुछ हलचल होती है या फिर कोई रीजनेबल एंटिसिपेशन या फिर ऐसा लगता है कि कुछ होने वाला है। एंटिसिपेशन मतलब होता है किसी चीज़ को एक्सपेक्ट करना कि फ्यूचर में ये होने वाली है, पब्लिक डिसऑर्डर होने वाला है। ये लॉ का मतलब क्या है, ये गिस्ट ऑफ द ऑफेंस, मतलब ये समरी है पूरे ऑफेंस की, अपराध की। उन्होंने इस तरह से डिफाइन किया था इसको। दीज टू स्टेटमेंट्स ऑफ द लॉ ऑफ सेडिशन गिवन बाय टू कोर्ट्स इन ब्रिटिश इंडिया डिफर फ्रॉम वन अनदर। तो ये जो स्टेटमेंट दी गई थी टू कोर्ट्स के द्वारा, एक फेडरल कोर्ट के द्वारा और एक उससे पहले जो ब्रिटिश राज में दी थी क्वीन ने, तो ये दोनों जो है ब्रिटिश टाइम में दी थी और दोनों डिफरेंट है। एक तो बात करता है कि अगर आप बैड फीलिंग फैला रहे हो गवर्नमेंट के खिलाफ बाल गंगाधर तिलक केस में, तो आप जो है वो सेडिशन के अंदर आओगे और आपको सज़ा मिलेगी। दूसरी ये बताती है कि अगर पब्लिक डिसऑर्डर होता है, ठीक है, या फिर कोई रीजनेबल एंटिसिपेशन या फिर ऐसा लगता है कि कोई पब्लिक डिसऑर्डर होने वाला है, तो हम लोग क्या करेंगे, सेडिशन लॉ को लगाएंगे। तो ये दोनों स्टेट्समेंट जो है वो अलग अलग है। वन डिफाइंड सेडिशन एज डिसअफेक्शन विच वाज इंटरप्रिटेटेड एज पॉलिटिकल हेट्रेड ऑफ गवर्नमेंट। पहली जो है वो मतलब सेडिशन को डिफाइन करती है कि एक डिसअफेक्शन है, मतलब गवर्नमेंट के खिलाफ हेट्रेड होना, एक पॉलिटिकल हेट्रेड होना, गवर्नमेंट के खिलाफ नफरत फैलाना, और ये मिसचीफ ऑफ सेडिशन है, मतलब गलत इस्तेमाल हो रहा है सेडिशन का। The other interprets it to mean that the offense is committed only when there is incitement to violence or disorder। दूसरा इस तरीके से इस लॉ को बताता है कि ये ऑफेंस तभी माना जाएगा जब कोई इंसाइटमेंट का मीनिंग अगर आप लोगों को लिखना है तो लिख सकते हो, मतलब जब कोई भड़काएगा, ठीक है, और वायलेंस की तरफ जाएगा या फिर कोई डिसऑर्डर क्रिएट होगा, तब उसको सज़ा मिलेगी। इट मे बी नोटेड दैट द प्राइवी काउंसिल, द हाईएस्ट अपीलेट कोर्ट ऑफ दैट टाइम, अप्रूव द लॉ स्टेटेड बाय जस्टिस स्ट्रैटजी इन तिलक्स केस। तो इस चीज़ को भी आपको नोट करना कि ये जो प्राइवी काउंसिल है, जिसको उस टाइम का सबसे बड़ा कोर्ट माना जाता था, उसने इस लॉ को अप्रूव किया था जो जस्टिस स्ट्रैटजी ने तिलक केस में जिसको माना था। बट इट इज़ सेड दैट द ओपिनियन ऑफ द प्राइवी काउंसिल ऑन सेडिशन वाज नॉट ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ द फेडरल कोर्ट व्हेन इट डिसाइडेड मजूमदार्स केस। तो ऐसा माना जाता है कि जो ओपिनियन था प्राइवी काउंसिल का सेडिशन के ऊपर, उसको नोटिस में नहीं लाया गया जब फेडरल कोर्ट ने डिसीजन दिया मजूमदार केस में, जब उसको फ्री किया। अदरवाइज इट वुड हैव फॉलोड द प्राइवी काउंसिल डिसीजन, नहीं तो वो प्राइवी काउंसिल का जो डिसीजन था उसको भी फॉलो कर सकता था। प्राइवी काउंसिल का डिसीजन हमने जो है वो पहले ही जो है मैंने आपको बता दिया था। वो क्या हुआ था, पहले तो हमने बात की किसके बारे में, जो बाल गंगाधर तिलक का केस हुआ, जिसमें जो है ये बोला क्या कि अगर आप गवर्नमेंट के खिलाफ हेटेड फैलाते हो तो आप इसके अंडर में आओगे, ठीक है। तो पहले तो हमने इस चीज़ की बात की। उसके बाद जो प्राइवी काउंसिल था उसने इसको अपहेल्ड किया, सही ठहराया और यही बोला कि अगर आप लोग बैड फीलिंग फैलाते हो गवर्नमेंट के खिलाफ तो वो आप सेडिशन के अंडर में आते हो। लेकिन जो मजूमदार का केस था ना,
उसने उसमें इस चीज़ को बिल्कुल भी इग्नोर कर दिया और अपने हिसाब से जो है वो जजमेंट दी और सेडिशन की डेफिनेशन को इस तरह से बताया कि सेडिशन वो है अगर कोई पब्लिक डिसऑर्डर होता है या फिर संभावना होती है पब्लिक डिसऑर्डर की। उसके बाद क्या है, केदारनाथ एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ सेडिशन। अब हम लोग केदारनाथ केस की बात करेंगे और कॉन्स्टिट्यूशनलिटी क्या है सेडिशन की, क्या ये हमारे संविधान के मतलब संविधान के हिसाब से है। द ब्रीफ जर्नी इनटू द ब्रिटिश एरा इज नेसेसरी टू बेटर अंडरस्टैंड द जजमेंट इन केदारनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द लॉ कमीशंस रिकमेंड फॉर इनकॉर्पोरेटिंग द असेंस ऑफ दैट जजमेंट। तो अगर हमने ब्रीफ जर्नी जो मतलब जो ब्रीफ जर्नी है हमारे ब्रिटिश टाइम से ये जो सेडिशन का केस चल रहा है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर हमने जजमेंट को समझना है जो केदारनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार आई थी 1962 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसको दिया गया था। और लॉ कमीशन ने मतलब ये जो लॉ कमीशंस रिकमेंडेशंस फॉर इनकॉर्पोरेटिंग द असेंस ऑफ दैट जजमेंट, मतलब जो सार है उस जजमेंट का उसको शामिल करने की भी बात की थी इस लॉ के अंदर, उनको पसंद आया था ये। केदारनाथ डिसाइडेड द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ सेडिशन, केदारनाथ ने डिसाइड की थी कि ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है या नहीं है। द कोर्ट हेल्ड दैट इट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड फॉर टू रीज़न, कोर्ट ने बताया कि ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है दो कारणों से। वन, सेडिशन थ्रो एंड ऑफेंस अगेंस्ट द गवर्नमेंट, इट इज़ अगेंस्ट द स्टेट बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट इज़ विजिबल सिंबल ऑफ स्टेट। तो उन्होंने बोला था कि सेडिशन जो है ना ये एक ऑफेंस है गवर्नमेंट के अंदर, मतलब हालांकि ये जो ऑफेंस है वो गवर्नमेंट के खिलाफ है लेकिन ये स्टेट के खिलाफ भी हुआ, कंट्री के खिलाफ भी हुआ क्योंकि गवर्नमेंट जो है ना एक सिंबल है स्टेट का, कंट्री का। एंड द एग्जिस्टेंस ऑफ द स्टेट विल बी इन जियोपॉडी इफ़ द गवर्नमेंट इज़ सबवर्टेड। तो जो एग्जिस्टेंस है कंट्री का, स्टेट का, वो क्या होगा, खतरे में आ जाएगा, जियोपॉडी हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा अगर गवर्नमेंट जो है वो सबवर्टेड हो जाती है। सबवर्टेड का मतलब क्या है, अगर गवर्नमेंट जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, अगर गवर्नमेंट के खिलाफ कोई गलत बोलेगा तो वो कंट्री के खिलाफ भी एक किस्म का गलत होगा क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो सिंबल है। इस ऐसा कहा था उसने किस केदारनाथ केस में। सबवर्टेड का मतलब होता है डिस्ट्रॉय करना। सेकंड, आर्टिकल 19(2) imposes restrictions in the interest of the security of the state which has wider amplitude and which includes the law on sedition। जो आर्टिकल 19(2) है हमारा वो कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाता है, कुछ रोक लगाता है सिक्योरिटी का हवाला देके वो स्टेट की, कंट्री की, और जिसके बहुत ज़्यादा मतलब एक्सपेंशन है, एम्पलीट्यूड है। एम्पलीट्यूड का मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा फैला हुआ है और जिसमें लॉ ऑन सेडिशन भी आता है। सेडिशन इज़ एन ऑफेंस अगेंस्ट द गवर्नमेंट, सेडिशन क्या है, ये अपराध है गवर्नमेंट के खिलाफ। एनी वन हु काजेज डिसअफेक्शन टूवर्ड्स द गवर्नमेंट इज़ लाइबल टू बी प्रोसिक्यूटेड अंडर दिस लॉ। कोई भी बंदा अगर डिसअफेक्शन मतलब हेटेड फैलाता है गवर्नमेंट के खिलाफ तो वो लाइबल होगा, मतलब उसको क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा, उसको भुगतना पड़ेगा, उसके ऊपर मुकदमा चलाया जाएगा, प्रोसिक्यूट किया जाएगा इस लॉ के अंडर में। डिसअफेक्शन हैज़ बीन डिफाइंड एज पॉलिटिकल हेटेड टुवर्ड्स द गवर्नमेंट। डिसअफेक्शन को हम क्या बोलेंगे, पॉलिटिकली हेटेड फैलाना, नफरत फैलाना गवर्नमेंट के लिए, बाय द फुल बेंच ऑफ द बॉम्बे हाई कोर्ट विच अपहेल्ड द पुनिशमेंट ऑफ द सुप्रीम तिलक। जिसने क्या बोला था, मतलब बॉम्बे केस में ऐसा बोला गया था और जिसने क्या किया था, जो पुनिशमेंट है तिलक केस की उसको सही ठहराया था, ठीक है। सो कॉजिंग पॉलिटिकल हेटेड टुवर्ड्स द गवर्नमेंट इन द माइंड्स ऑफ द पब्लिक इज़ द ऑफेंस ऑफ सेडिशन। तो पॉलिटिकल हेटेड फैलाना गवर्नमेंट के खिलाफ, ये अगर हम लोग पब्लिक के दिमागों के मतलब पब्लिक के हिसाब से सोचेंगे तो ये ऑफेंस माना जाएगा सेडिशन का। इन दिस सेंस इट क्लियरली वायलेट्स द फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन अंडर आर्टिकल 9(1)(a) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन इस हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे तो ये वायलेट करता है, उल्लंघन करता है जो हमें फंडामेंटल राइट दिया गया है फ्रीडम ऑफ स्पीच का, एक्सप्रेशन का, आर्टिकल 9(1)(a) ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में। इन ए डेमोक्रेटिक रिपब्लिक वेयर पीपल हैव द फ्रीडम टू चेंज ए बैड गवर्नमेंट, डिसअफेक्शंस टुवर्ड्स ए गवर्नमेंट कैन नॉट बी ऑफेंस। ऐसी मतलब डेमोक्रेटिक कंट्री जहाँ पे लोगों के पास फ्रीडम है कि वो बैड गवर्नमेंट को चेंज कर सकती है, तो अगर वो डिसअफेक्शन करती है गवर्नमेंट के खिलाफ, अगर वो नफरत फैलाती है तो उसको ऑफेंस कैसे मान सकते हैं। इनफैक्ट इट इज़ ए पार्ट ऑफ द डेमोक्रेटिक प्रोसेस एंड एक्सपीरियंस। इनफैक्ट ये पार्ट है डेमोक्रेटिक प्रोसेस का और एक्सपीरियंस का। देयरफॉर मेकिंग इट एन ऑफेंस डायरेक्टली कन्फ्लिक्ट्स विद द फंडामेंटल राइट ऑफ सिटीजन्स। तो अगर हम लोग इसको एक ऑफेंस मानेंगे, अपराध मानेंगे, तो इसका कन्फ्लिक्ट होगा, मतलब इसकी टकराव होगा हमारे फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ। वी कैन नॉट एक्सपेक्ट ए सिटीजन टू हैव एनी फैक्शन टुवर्ड्स ए बैड गवर्नमेंट। हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि गवर्नमेंट के खिलाफ प्यार हो, जो गवर्नमेंट अच्छी नहीं है, बैड गवर्नमेंट है, तो लोग अच्छा उसको क्यों मानेंगे। द लॉ डिक्लेयर्ड बाय द प्राइवी काउंसिल वॉज फाइनल अकॉर्डिंग टू विच इवन ए गेस्चर विच इंडिकेट्स ए पॉलिटिकल हेटेड टुवर्ड्स द गवर्नमेंट
कम्स विद इन द मिस चीफ ऑफ सेडिशन। तो प्राइवी काउंसिल ने क्या बोला था, उसने सही ठहराया था जो तिलक केस में जो फैसला आया था। तो उन्होंने भी ये बोला था कि अगर थोड़ा सा भी इंडिकेशन मिलता है कि लोग जो है वो हेटेड फैला रहे हैं, गवर्नमेंट के खिलाफ डिसअफेक्शन फैला रहे हैं, तो वो मिसचीफ होगा, मतलब ये जो सेडिशन का लॉ है इसका उल्लंघन होगा। ऑब्वियसली सेडिशन कंटेन्ड इन सेक्शन 124A गोस अगेंस्ट आर्टिकल 1 है। ऑब्वियसली जो सेक्शन 124 में सेडिशन की डेफिनेशन दी गई है वो आर्टिकल 19 के अगेंस्ट जाती है। हाउ एवर द सुप्रीम कोर्ट हैड एन अटेम्प्ट टू डिक्लेयर सेडिशन कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड, एडमिटेड अडॉप्टेड एंड द फेडरल कोर्ट्स अप्रोच एंड हेल्ड दैट सेक्शन 124 इज वैलिड बट कैन बी इन्वोक्ड ओनली व्हेन द वर्ड्स और गेस्चर हैव ए टेंडेंसी टू इंसाइट वायलेंस। तो हाउ एवर मतलब अगर आप लोग बात करेंगे जो तो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, कोर्ट हैड इन एन अटैम्प्ट टू डिक्लेयर टू दी सेडिशंस कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड, मतलब उन्होंने भी अटैम्प्ट किया था कि जो इसको हम लोग डिक्लेयर करेंगे, जो सेडिशन का लॉ है कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड सही ठहराएंगे। और इस चीज़ को भी जो फेडरल कोर्ट की जो अप्रोच थी उसको भी उन्होंने सही ठहराया था और ये बोला था कि जो सेक्शन 124A है ये वैलिड है, लेकिन वट कैन बी इन्वोक्ड ओनली, लेकिन ये तभी लागू होगी, तभी इन्वोक्ड होगी जब वर्ड्स होंगे या फिर जो गेस्चर्स होगा, मतलब आपका जो बॉडी लैंग्वेज होगी उसको ही हमें टेंडेंसी लगे कि वो वायलेंस को इंसाइट कर सकती है, मतलब वो भड़का सकती है वायलेंस को, तभी हम लोग इसको सेडिशन के अंदर मानेंगे। द कोर्ट वाज अवेयर दैट सेडिशन एज इट इज़ वर्डेड इन सेक्शन 124A इन IPC एंड इंटरप्रेटेड बाय द प्राइवी काउंसिल कुड नॉट हैव रिमेन्ड इन द स्टैचर बुक आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स इन 1950। कोर्ट इस बात से भी अवेयर था कि ये जो वर्ड दिए गए हैं सेक्शन 124 में सेडिशन के खिलाफ IPC की धारा में, या फिर जो प्राइवी काउंसिल ने हमें बताया है कुड हैव रिमेंड, कुड नॉट हैव रिमेंड, मतलब ये जो हमारी स्टैचू बुक थी कॉन्स्टिट्यूशन की जो 1950 के बाद आई थी उसमें भी इसको नहीं रखा जाना चाहिए था। द कोर्ट वाज आल्सो कॉन्शियस ऑफ द फैक्ट दैट सेडिशन एज ए रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑन द राइट ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन वाज डिलीटेड फ्रॉम द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन बाय कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। कोर्ट इस बात से भी कॉन्शियस थी, किस बात से कॉन्शियस थी कोर्ट इस बात से भी कॉन्शियस थी कि जो फैक्ट है कि जो सेडिशन है वो एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है हमारी फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए, एक्सप्रेशन के लिए, और इसको डिलीट किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन थे। द इम्प्लीकेशन वॉज क्लियर, मतलब इसके जो इफेक्ट्स हैं वो क्लियर हैं। सेडिशन वॉज नॉट मेंट टू बी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, सेडिशन को हम लोग जो है ना मतलब इसलिए नहीं बनाया गया कि उसको आप लोग कुछ रिस्ट्रिक्शन मानेंगे, बट द कोर्ट वांटेड टू रिटेन सेडिशन बिकॉज इट वॉज जेन्युइनली वरीड अबाउट द इमिनेंट कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन इन द country which Kedarnath a local communist in Begusarai in Bihar was advocated। लेकिन कोर्ट ने सेडिशन को जो है ना वो उसको रिटेन करना चाहती थी, क्यों? क्योंकि कोर्ट जो है ना वो जेन्युइनली परेशानी में थी अबाउट एन इमिनेंट मतलब जो होने वाला हो कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन इन दी कंट्री विच केदारनाथ जो एक लोकल कम्युनिस्ट था बेगूसराय में, उसने उसको समर्थन कर रहा था, एडवोकेटिंग कर रहा था कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन के लिए। बट ऑन ए क्लोजर स्क्रूटिनी, अगर हम लोग क्लोजर इस बात की जांच करेंगे, वी विल फाइंड दैट द पोजीशन टेकन बाय द कोर्ट इन केदारनाथ इज़ रेडिकली डिफरेंट फ्रॉम तिलक। तो जो पोजीशन कोर्ट ने ली थी केदारनाथ केस में वो डिफरेंट थी तिलक केस से। एज़ पर केदारनाथ ए टेंडेंसी टू इंसाइट डिसऑर्डर वुड अमाउंट टू सेडिशन, मतलब जो टेंडेंसी होती है डिसऑर्डर को भड़काने की वुड अमाउंट टू सेडिशन, वो सेडिशन को ला सकती है। एंड एक्चुअल डिसऑर्डर नीड नॉट अक्कर, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उसमें एक्चुअल डिसऑर्डर होगा ही होगा। सो इन सब्सटेंस देयर इज़ नॉट मच डिफरेंस बिटवीन केदारनाथ एंड तिलक, तो कोई ज़्यादा फ़र्क भी नहीं है केदारनाथ केस में और तिलक केस में। उसके बाद क्या है, द लॉ कमीशन हैज़ सजेस्टेड दैट द टेंडेंसी टू इंसाइट डिसऑर्डर शुड बी इनकॉर्पोरेटेड इन सेक्शन 124A। लॉ कमीशन ने इस बात को सजेस्ट किया है कि जो टेंडेंसी है डिसऑर्डर को भड़काने की वो शामिल होनी चाहिए सेक्शन 124A में। द कमीशन डिफाइंस टेंडेंसी एज स्लाइट इंक्लेशन मतलब झुकाव, तो वो टेंडेंसी को क्या डिफाइन करता है कि ये एक छोटी सी इंक्लेशन है, झुकाव है डिसऑर्डर की ओर। इट इज़ ए पुलिसमैन हु विल डिटेक्ट द टेंडेंसी टू इंसाइट डिसऑर्डर इन ए स्पीच और आर्टिकल, तो वो पुलिसमैन होगा जो डिटेक्ट करेगा, जो पता करेगा कि कितनी मतलब टेंडेंसी है डिसऑर्डर को भड़काने की एक स्पीच में या फिर आर्टिकल में। एंड द सिटीज़न विल बी बिहाइंड बार्स फॉर 7 years और फॉर लाइफ, और सिटीज़न जो है वो जेल के अंदर रहेगा 7 साल के लिए या फिर पूरी लाइफ के लिए। इनफैक्ट द केदारनाथ जजमेंट डिड नॉट सॉफ्टन द लॉ ऑन सेडिशन, जो केदारनाथ की जजमेंट थी उसने भी कोई लॉ को बड़ा ज़्यादा सॉफ्ट नहीं किया, वो जितना हार्श था उतना ही हार्श रहा।
इफ़ एनी थिंग इट हैज़ ब्रॉट इट क्लोजर टू द जजमेंट इन तिलक विदाउट मिटिगेटिंग द राइगर ऑफ द लॉ। तो इसने कुछ भी नहीं किया, इसने क्या किया, इफ़ एनी थिंग इट हैज़ ब्रॉट इट क्लोजर टू द जजमेंट इन तिलक विदाउट मिटिगेटिंग द राइगर ऑफ द लॉ। मतलब ये सिर्फ जो तिलक में जजमेंट आई थी लगभग उसके आसपास ही आया और इसने कोई मिटिगेट नहीं किया, ख़त्म नहीं किया जो राइगर ऑफ द लॉ थी, मतलब जो लॉ की कठोरता थी। द रिकमेंडेशन फॉर द इन्हेंसमेंट ऑफ पनिशमेंट डिफाइज कॉमन सेंस व्हेन देयर इज़ ए यूनिवर्सल डिमांड फॉर स्क्रैपिंग द लॉ। तो जो रिकमेंडेशन दी जा रही है कि हमें जो है वो पनिशमेंट को 7 साल करना चाहिए, ये मतलब हमारी कॉमन सेंस को डिफाइज कर देती है, इग्नोर कर देती है, जबकि यूनिवर्सल डिमांड है कि इस लॉ को ख़त्म कर देना चाहिए। द कमीशन कुड नॉट सी द absurdity ऑफ ए लॉ विच punishes citizens ऑफ ए डेमोक्रेटिक कंट्री फॉर मेकिंग कमेंट्स विच मे कॉज डिसअफेक्शन टुवर्ड्स ए गवर्नमेंट विच दे हैव द पावर टू रिमूव। तो जो कमीशन है वो इस बात की absurdity को नहीं देख रहा है, absurdity मतलब स्टूपिडिटी को नहीं देख रहा है, जो पनिश करती है सिटीज़न को एक डेमोक्रेटिक कंट्री के, कि वो एक कमेंट कर रहा है जिससे डिसअफेक्शन हो रही है टुवर्ड्स द गवर्नमेंट विच दे हैव द पावर टू रिमूव, लेकिन उसके पास पावर भी है कि वो उस गवर्नमेंट को रिमूव कर सकता है। तो ये एक स्टूपिडिटी हुई ना। इट इज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल, दी मतलब ये असंवैधानिक है। द रियल इशू इज़ दैट द लॉ ऑफ सेडिशन कंटेन्ड इन 124 ऑफ द IPC इज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल। द लॉ कमीशन फेल्ड और डिड नॉट वांट टू सी द फैलेसी इन द केदारनाथ जजमेंट विच डिड नॉट इन फैक्ट सॉफ्टन दिस हॉर्श लॉ बट डिक्लेयर्ड इट्स कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड। तो जो लॉ कमीशन है वो फेल हो गया और या फिर वो चाहता ही नहीं था और डिड नॉट वांट टू सी द फैलेसी इन द केदारनाथ जजमेंट। फैलेसी मतलब जो मिस्टेक हुई थी वो उसको देखना ही नहीं चाहता था केदारनाथ जजमेंट में, और विच डिड नॉट इनफैक्ट सॉफ्टन दी हॉर्श लॉ, और उसने ना ही कोई सॉफ्ट किया इस हॉर्श लॉ को, कठोर लॉ को, हालांकि उसने इसको कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड बताया। केदारनाथ इक्वेट्स गवर्नमेंट विद स्टेट, केदारनाथ ने गवर्नमेंट को कंट्री माना, उसको कंट्री के साथ रिलेट किया, विच इज़ इलॉजिकल इन द कंटेक्स्ट ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। अगर हम लोग डेमोक्रेसी के हिसाब से देखेंगे तो वो आपको इलॉजिकल लगेगा। देयरफॉर its attempt to bring sedition within the framework of reasonable restriction under 19(2) is constitutionally impermissible। तो जो इनका अटैम्प्ट है कि हम लोग जो सेडिशन है उसको जो रेस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं आर्टिकल 19(2) में उसके अंडर में लाएंगे, ये कॉन्स्टिट्यूशनली अच्छा नहीं है, परमिसिबल नहीं है, इसकी आज्ञा नहीं मिलनी चाहिए। तो ये था आज का द हिंदू एडिटोरियल आर्टिकल। जिसने पूरा आर्टिकल देखा है सबसे पहले लाइक करना, उसके बाद कमेंट करना। PDF जिसको चाहिए टेलीग्राम को सब्सक्राइब करना, जो मैं आपको कमेंट बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा। सब्सक्राइब करने के बाद टेलीग्राम ज्वाइन करना, उसमें आपको PDF मिल जाएगा जिसमें मैंने इंपॉर्टेंट वर्ड्स को हाईलाइट किया होगा। आज आपको पूरा सेडिशन के बारे में पता चल गया होगा, इसकी हिस्ट्री, कौन सा आर्टिकल 124 इसके अंदर में आता है, कौन कौन सी जजमेंट आई है, कैसे कैसे जो है वो एक तिलक केस हुआ है, उसके बाद प्राइवी काउंसिल ने बोला है, उसके बाद केदारनाथ की जजमेंट आई थी, अभी लॉ कमीशन ने रिकमेंड किया है। तो पूरी हिस्ट्री आपको पता चल जाएगी होगी, जिसको जो आपको एक अच्छा आंसर राइटिंग लिखने में हेल्प करेगी। तो देखते रहिए। जय हिंद।